Hello friends, welcome to your favorite YouTube channel Advanced Learning. Today we will solve SSC previous year paper English section. Now let's start the question. Select the correct passive form of the given sentence. जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसका करेक्ट पैसिव फॉर्म में आपको बताना है ऑप्शन में से। फर्स्ट ऑप्शन है माई हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ योर कार। बी है योर कार नीड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सी है योर कार कुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। डी है योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि डू नॉट पार्क योर कार, तुम अपना कार मेरे घर के सामने पार्क नहीं करो। ठीक है, ये क्या दे रहा है, किसी को बता रहा है, निर्देश दे रहा है, डायरेक्शन दे रहा है कि तुम्हें यह नहीं करना है। तो अब इस चीज को क्या एक वार्निंग की तरफ भी या किसी को ऑर्डर देना भी, इसको अगर देखेंगे किसी को आप कहेंगे तो क्या कर रहे हैं आप, उसको एक तरह से ऑर्डर दे रहे हैं या डायरेक्शन दे रहे हैं कि यहाँ मत करो। तो पहला ऑप्शन क्या है, माई हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ योर कार। यहाँ इसका मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। जैसे कुछ लोग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लेते आते हैं, ये माई हाउस सोचेंगे कि ऑब्जेक्ट है तो पैसिव फॉर्म में सब्जेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन का लेकिन मीनिंग नहीं चेंज करना है, वो तो हो जाएगा लेकिन क्वेश्चन का मीनिंग ही यहाँ चेंज हो जा रहा है ऑप्शन ए में। यहाँ ऑप्शन ए में क्या हो जा रहा है, माई हाउस शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ योर कार। मेरा हाउस तुम्हारे कार के सामने पार्क नहीं होना चाहिए। मेरा कार घर कोई पार्क होने की चीज है? तो यहाँ पे मीनिंग ही चेंज हो गया, इसलिए ए इज द रॉन्ग आंसर। बी क्या है, योर कार नीड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तुम्हें अपना कार मेरे घर के सामने पार्क करने की जरूरत नहीं थी। नीड नॉट भी मतलब बहुत कोई खास जरूरत नहीं थी तुम्हें। तो ये क्या किसी को एडवाइस दिया जा रहा है या किसी के बारे में क्या हम ब्रीफली हम कुछ बता रहे हैं? नहीं, हम डायरेक्शन दे रहे हैं। नीड नॉट डायरेक्शन में नहीं लगता है। योर कार कुड नॉट बी क्या होता है? कुड नॉट बी पॉसिबिलिटी दिखाता है। क्या दिखाता है? कुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। तो सी इज ऑल्सो द रॉन्ग आंसर। डी क्या है, योर कार शुड नॉट बी पार्क। शुड क्या होता है, एम्फेसिस देके कह रहा है कि तुम्हें अपना कार मेरे घर के सामने पार्क नहीं करना चाहिए। तो डी इज द राइट आंसर। योर कार शुड नॉट बी पार्क्ड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। सॉल्यूशन क्या है, देखिए सॉल्यूशन क्या होता है इसमें, जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंटरचेंज होता है, एक दूसरे की जगह बदल लेते हैं। जो सब्जेक्ट होता है वो ऑब्जेक्ट हो जाता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो सब्जेक्ट हो जाता है। किसमें हो जाता है? पैसिव फॉर्म में। ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है, पार्क। देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है पार्क, डू नॉट पार्क योर कार। तो पार्क का थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या होगा? पार्क्ड होगा, ईडी लग जाता है। विल बी यूज्ड एज मेन वर्ब इन द पैसिव वॉइस। देयरफॉर ऑप्शन डी करेक्टली प्रोवाइड्स द पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अगर इसमें लेकिन अगर आपको ट्रांसलेशन अगर आता होगा, तो अगर आपको एक्टिव पैसिव नहीं भी आ रहा होगा तो भी आप बाकी ट्रांसलेशन कर लेते ए बी और सी, तो भी आपको पता चल जाता है ए बी और सी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, डी ही होगा। ठीक है, ये इन केस अगर नहीं आता है तो उनके लिए है। इन केस अगर आपको नहीं आता है तो ट्रांसलेशन सिर्फ आता है योर कार शुड नॉट बी। आपको शुड पता ही है, यू शुड नॉट डू दैट वर्क, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए था। ये क्या हो रहा है, एक तरह से तुमको कुछ एक सलाह दी जा रही है या एक तरह से तुमको बताया जा रहा है कि ये नहीं करना, डायरेक्शन दिया जा रहा है। ठीक है, तुमको बहुत एक प्यारी सी सलाह नहीं दी है, तुमको डायरेक्शन दिया रहा है कि ये नहीं करना चाहिए तुमको। तो शुड नॉट बी लगता है, हमेशा शुड लगता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। इसमें क्या बताना है? सेम वर्ड बताना है, मीन्स सिनोनिम्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, अ पर्सन, एनिमल और प्लांट बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। एक पर्सन या कोई एनिमल या कोई प्लांट एक पर्टिकुलर जो है प्लेस से बिलोंग करता है, किसी ओरिजिन से बिलोंग करता है। जैसे पोलर बियर कहाँ से बिलोंग करता है? पोल रीजन से, पोलर रीजन से ना। उसी तरह वो वहां का क्या है? ऑक्यूपेंट है, एलियन है वहां का, वो नेटिव है या रेसिडेंट है? बताइए, वहां का ऑक्यूपेंट है, वो वहां का एलियन है, वहां का नेटिव है कि वहां का रेसिडेंट है? कुछ लोग रेसिडेंट भी कहेंगे, कुछ लोग नेटिव कहेंगे। ऑक्यूपेंट एलियन तो नहीं होगा, नेटिव या रेसिडेंट में होगा। रेसिडेंट मतलब क्या होता है? रेसिडेंट मतलब तो आवास होता है। लेकिन यहाँ क्या लिखा है? बिलोंगिंग ओरिजिनली टू अ प्लेस। यहाँ क्या है? पर्सन आवास में, एनिमल और प्लांट के क्या आवास होता है? नहीं, वो वहां के बिलोंगिंग होते हैं, वहीं पे पाए जाते हैं। इस तरह का तो नेटिव होगा, नेटिव होता है। नेटिव मतलब मीन्स क्या होता है? अ पर्सन हु रिसाइड्स और इज प्रेजेंट इन अ हाउस, व्हीकल, सीट एटसेट्रा एट अ गिवन टाइम। क्या एक पर्सन या कोई एनिमल जो कहाँ रहता है? एक पर्टिकुलर गिवन टाइम में उस जगह आवास करता है या वहां ही पाया जाता है।
अ पर्सन born in specified place or associated with place by birth। ठीक है, नेटिव का क्या है, अ पर्सन born in specified place, किसी एक खास जगह जो born हुआ है, associated with a place by birth उस place से एसोसिएट हो रहा है, और whether subsequently resident there or not, भले वो वहां रहता हमेशा नहीं है, लेकिन वो कहाँ है, जैसे क्या है, अफ्रीकी मूल के लोग रहते भले अमेरिका में जाके या कहीं भी रहते हैं वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में, लेकिन वो मूलतः का उनका नेटिव क्या है, नेटिव अफ्रीका ही है। उनकी उनका जो नेटिव होता है, जैसे वो है, वो उनका अफ्रीकन ही होता है। जैसे यहाँ के भी अगर कोई भी मान लीजिए कोई ट्राइबल कम्युनिटी का है, तो उसका नेटिव क्या है, उसका नेटिव वो पर्टिकुलर एरिया से ही है, भले वो रहता कहीं भी है, भले वो चला जाए ऑस्ट्रेलिया रह जाए, या ऑस्ट्रेलिया का कोई मान लीजिए कोई ऐसा लोग हैं जो वहीं के हैं, रिसाइड कर रहे हैं, तो नेटिव कहाँ के हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के हैं, रहते इसीलिए लिखा है वेदर सब्सिक्वेंटली रेसिडेंट देयर और नॉट, तो नेटिव इज द राइट आंसर। ऑक्यूपेंट क्यों नहीं होगा, ऑक्यूपेंट मतलब होता है अ पर्सन हु रिसाइड्स और इज प्रेजेंट इन अ हाउस, व्हीकल, सीट एटसेट्रा एट ए गिवन टाइम, एक गिवन टाइम में जो एक पर्सन है वो एक जगह या किसी व्हीकल में या किसी सीट पे प्रेजेंट रहता है, वहां पे वो रहता है, वो ऑक्यूपेंट होता है। ऑक्यूपेंट किससे बना, ऑक्यूपेशन से बना है, तो ऑक्यूपेंट नहीं होगा। एलियन क्या होता है, एलियन मतलब होता है क्या, अनजान आदमी होता है, बिलोंगिंग टू ए फॉरेन कंट्री। एलियन उनको भी बोलते हैं जो नहीं मूवीज में दिखाता है दूसरे ग्रह से आए हुए लोग, तो एलियन मीन्स होता है एकदम अद्भुत, अनजान, एकदम आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाला इंसान। तो हम लोग के लिए एलियन क्या है, हम लोग के लिए एलियन तो है ही, लेकिन एलियन यूज होता है, मान लीजिए कोई दूसरे रीजन का व्यक्ति आ गया तो हम लोग के लिए अनजान है, तो वो एलियन हो गया। रेजिडेंट नहीं होगा, देखिए रेजिडेंट क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसका रेजिडेंट का मतलब होता है अ पर्सन हु लिव समवेयर परमानेंटली और ऑन ए लॉन्ग टर्म बेसिस। क्यों रेजिडेंट मतलब होता है कि एक आदमी जो कहीं रह रहा है परमानेंटली या लॉन्ग टर्म बेसिस, बहुत ही लंबे समय तक एक जगह रह जाता है। जैसे अगर आप मान लीजिए आप इस समय जहाँ रह रहे हैं, तो आपका रेजिडेंट क्या है, वही है। हो सकता है आप गांव से बहुत साल पहले आ गए हों, लेकिन अब यहाँ आपका आवास हो गया, तो आप कहाँ के रेजिडेंट हो गए, पर्टिकुलर किसी और जगह के। तो रेजिडेंट मतलब होता है, नेटिव और रेजिडेंट यही दोनों में कंफ्यूज होते हैं बच्चे, रेजिडेंट करके आते हैं। देखते हैं कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ओरिजिनली बिलोंगिंग ओरिजिनली टू ए प्लेस, तो रेजिडेंट करके आते हैं, नहीं, नेटिव होता है। ठीक है, आपका नेटिव क्या है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, ओरिजिनली कहाँ बॉर्न, आपके स्पेसिफाइड प्लेस पे कहाँ बॉर्न हुए हैं, या एसोसिएट कहाँ के हैं। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सी नेटिव इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम बताना है, एंटोनिम मीन्स क्या होता है, विलोम शब्द होता है, अपोजिट होता है। तो एस्केलेट का बताना है, एस्केलेट का एंटोनिम, एस्केलेट मीन्स का अपोजिट बताना है। ठीक है, ए होगा रेज, बी है इनलार्ज, सी है रिड्यूस और डी है हाइटन। तो एस्केलेट करना मतलब क्या होता है, किसी चीज को एस्केलेट करना। एस्केलेट करना मतलब होता है किसी चीज को बढ़ावा देना, या किसी चीज को थोड़ा मतलब मान लीजिए कोई प्रोजेक्ट धीमा चल रहा है, आप आए और अपने काम से उसको एस्केलेट कर दिए, या कोई भी काम ऐसा हो रहा है, या कोई झगड़ा हो रहा है, आप जाके उसको भड़का दिए, तो एस्केलेट वहां भी यूज होता है कई जगह, लेकिन बहुत ही स्ट्रांग वर्ड नहीं है एस्केलेट। ये थोड़ा एस्केलेट बढ़ावा देना होता है, लेकिन थोड़ा सॉफ्ट वर्ड है, एस्केलेशन में बोलते हैं। एस्केलेशन होता है, मान लीजिए कहीं दो लोगों के बीच गुट में विवाद हो रहा है, तो एक होता है कि थामने की कोशिश कर रहा है कि विवाद खत्म हो जाए, लेकिन कोई एक गाली दे दिया, तो वो क्या कर रहा है, वो एस्केलेट कर रहा है लोगों की इमोशंस को। ठीक है, बढ़ावा दे रहा है। तो एस्केलेट का अपोजिट क्या होगा, अगर बढ़ावा देना है तो रेज होगा। रेज मतलब भी बढ़ावा देना होता है, उठाना होता है, मतलब रेज मतलब उठाना होता है, बढ़ावा देना। एनलार्ज मतलब बड़ा करना, बड़ा होता है ना, लार्ज से एनलार्ज बना। रिड्यूस मतलब होता है घटाना, और हाइटन मतलब भी बड़ा होता है, हाइटन मतलब ऊंचा, बढ़ाना। तो रिड्यूस इज द राइट आंसर। बाकी तीनों क्या है, सिनोनिम्स टाइप के हैं। रेज इनलार्ज और हाइटन क्या है, सिनोनिम्स टाइप के हैं। तो रिड्यूस इज द राइट आंसर। रिड्यूस क्या है, एंटोनिम है। इसका आंसर और एक्सप्लेनेशन देखेंगे।
रिड्यूस क्या है, द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड्स आर, देखिए एस्केलेट का मतलब होता है इंक्रीज रैपिडली, जो रैपिडली इंक्रीज कर रहा है, तो बोले नहीं बढ़ रहा है। जो रेज क्या होता है, लिफ्ट और मूव टू हायर पोजीशन, जो ऊंचा ऊपर उठे या ऊंचा जाए। एनलार्ज होता है बिकम लार्जर और मोर एक्सटेंसिव, बढ़ना होता है, जैसे मैंने बताया। रिड्यूस क्या होता है, मेक स्मॉलर और लेस इन अमाउंट, किसी चीज को कम करना या छोटा करना अमाउंट में या डिग्री में या साइज में। हाइटेन मतलब होता है बिकम मोर इंटेंस, मेक और बिकम मोर इंटेंस, या किसी चीज को और बढ़ा के इंटेंस कर देना या बढ़ाना। मीन्स इससे ये बाकी तीनों वर्ड है, ये कहीं ना कोई चीज ना कोई चीज बढ़ाने में ही यूज किए जाते हैं, मतलब चीजों को बढ़ाने में। Therefore option C is the correct answer. Reduce is the correct answer. Escalate करना मतलब rapidly increase करना, और reduce मतलब decrease करना, small करना, less करना, किसी amount में, डिग्री में या साइज में। कोई चीज ज्यादा है उसको कम कर देना, ठीक है, कोई चीज की साइज ज्यादा है उसको कम कर देना, तो reduce is the best antonym, ठीक है, ये सही एंटोनिम है escalate का। और फोर्थ क्वेश्चन है, सेलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड टेंडर। देखिए टेंडर का एंटोनिम बताना है, रफ होगा, वार्म होगा, जेंटल होगा या सॉफ्ट होगा। तो टेंडर मींस क्या होता है, कोई टेंडर बोलते हैं ना, कोई टेंडर रखी है अपना मूड, या कोई चीज भी टेंडर रखी है, हाँ, तो उसको आप सेंटेंस में आप देखेंगे तो ज्यादा आपको समझ में आएगा। टेंडर मीन्स होता है क्या, शोइंग जेंटलनेस, काइंडनेस एंड अफेक्शन। तो टेंडर मतलब क्या होता है, जेंटलनेस दिखाना, उदारता दिखाना, दया का भाव दिखाना, बहुत ही किसी अफेक्शन दिखाना, लगाव दिखाना। तो बाकी ऑप्शन देखिए, रफ रूखापन होता है, रफ हो सकता है, इसका एंटोनिम बताना है अपोजिट, रफ हो सकता है। वार्म क्या, गर्माहट, वार्म तो टेंडर का सिनोनिम्स टाइप का है, किसी वार्मथ रखना, किसी रिलेशनशिप में वार्मथ रखना, तो वार्म नहीं होगा। जेंटल तो सिनोनिम्स है, सॉफ्ट भी सिनोनिम्स, तो बाकी तीनों देखिए सिनोनिम्स टाइप के हैं, तो ए इज द राइट आंसर। क्योंकि रफ का मतलब होता है हैविंग एन अनइवन और इररेगुलर सरफेस, नॉट स्मूथ और लेवल। अनइवन या इरेगुलर सरफेस जो होता है, या नॉट स्मूथ और लेवल, कोई रफली, देखिए टेंडर मतलब होता है शोइंग जेंटलनेस, रफ मतलब होता है, रफ का लिटरली मीनिंग यहाँ दिया हुआ है हैविंग एन अनइवन और इरेगुलर सरफेस, नॉट स्मूथ और लेवल। लेकिन रफली का बोलते हैं ना, ही इज वेरी, मतलब उसका व्यवहार नहीं सही है, रफ है बहुत, हाँ, किसी नहीं होता। टेंडर मतलब होता है या कोई चीज बहुत ही सही है, जेंटल है, बहुत ही काइंडनेस है, और रफ क्या, बहुत ही रफली, इसका बिहेवियर नहीं है, सही है, रूड है, रफ है। वार्म क्या होता है, वार्म मतलब होता है फेयरली और कंफर्टेबली। जेंटल मतलब होता है हैविंग और शोइंग ए माइल्ड, काइंड और टेंडर टेम्परामेंट। तो ये सिनोनिम्स है, सॉफ्ट भी सिनोनिम्स है, सॉफ्ट मतलब पता ही है। देयरफॉर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। टेंडर मतलब होता है काइंडनेस, लगाव, दया, दयापन, दया दिखाना, लगाव रखना या उदारता रखना। रफ मतलब होता है जो बहुत ही रफ हो, क्या हो, रफ का लिटरली मीनिंग तो होता है खुरदुरा, लेकिन यहाँ पे क्या बोलेंगे, जो बहुत ही रूड हो, उस टाइप का। तो टेंडर का अपोजिट क्या होगा, रफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। इन चारों ऑप्शन में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट है उसको आपको फिल अप करना है। द स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यूड दैट इट कुड नॉट डैश द इंक्रीज इन द टीचर सैलरी एज अवॉर्डेड बाय द कोर्ट। तो स्टेट गवर्नमेंट क्या आर्ग्यू कर रही है कि इट कुड नॉट डैश, वो इंक्रीज, जो टीचर की सैलरी में इंक्रीज नहीं करेगी, जैसा कि कोर्ट ने अवार्ड वो दिया है, निर्देश दिया है, ठीक है। तो क्या ये सही होगा? ये नहीं सही होगा, क्या होगा आंसर में, क्या होगा, ए बी सी डी। स्पेयर, स्पेयर मतलब छोड़ना, किसी चीज को स्पेयर करना, छूट देना। गेट, स्टैंड, अफोर्ड तो सिंपल है, देखेंगे ऑप्शन आंसर में क्या है, अफोर्ड होगा। देखिए क्योंकि जो स्टेट गवर्नमेंट आर्ग्यू की है कि इट कुड नॉट अफोर्ड, मतलब अफोर्ड नहीं कर पाएगी वो, ठीक है, वो ये नहीं अफोर्ड कर सकती कि टीचरों की सैलरी increase करे। The sentence implies that the state government could not bear the increase in the teacher's salary as awarded by the court. Afford meaning है have enough money to pay for. Have enough, afford मतलब क्या करना, किसी चीज को
संभाल लेना, किसी चीज को अफोर्ड कर लेना। मतलब अगर किसी कोई आप क्या लैम्बोर्गिनी कोई कार खरीद रहे हैं तो आप अफोर्ड कर सकते हैं। और अफोर्ड कुड नॉट बी अफोर्ड मतलब आप नहीं, आपके पास पैसे नहीं है। इसी तो गवर्नमेंट क्या बोली है कोर्ट में कि उसके पास पैसे नहीं है कि टीचरों को सैलरी दी जाए। तो अफोर्ड इज द बेस्ट सुटेड। बाकी देखिए नहीं होगा, स्पेयर नहीं होगा। स्पेयर क्या होगा मतलब गेट द इंक्रीज, गेट द इंक्रीज यहाँ पूरी तरह फिट ही नहीं बैठ रहा है। स्टैंड द इंक्रीज, स्टैंड करेगी, कुड नॉट स्टैंड द इंक्रीज, नहीं स्टैंड नहीं, अफोर्ड, गवर्नमेंट अफोर्ड नहीं कर पाती है, स्टैंड नहीं कर पाती। नहीं, सैलरी में स्टैंड करना क्या हुआ, अफोर्ड नहीं कर पाती। सैलरी पैसे देना है, पैसा अफोर्ड नहीं कर पाती। ठीक है, पैसा खड़ा नहीं रहता, पैसा अगर छूट हो सकता है लेकिन यहाँ छूट नहीं देना है, यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए अफोर्ड इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंसेस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव देयर करेक्ट ऑर्डर। जम्बल्ड वर्ड देखिए आगे पीछे दिया हुआ है, जो एक 4 सेंटेंस हैं, इसमें फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा है, थर्ड कौन सा है और फोर्थ कौन सा है, ये दिया हुआ है। देखिए पहले पढ़िए, दैट सॉर्ट ऑफ पॉल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ ईस्ट एशियन नेशन रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ like whales and turtles that ingest the waste। बी है तो इसका मीनिंग मैं समझाते चल रहा हूँ। दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, देखिए दैट सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन, दैट रिफर कर रहा है यानी कि इसके पहले कोई वर्ड कहा, सेंटेंस कहा जा चुका है। ठीक है, कि इस तरह का पोल्यूशन, यानी कि ये पहला वर्ड बिल्कुल भी नहीं होगा। विच इज, आगे पढ़ना है, विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड, जो कि साउथ ईस्ट एशियन नेशन में बहुत ही पूरी तरफ फैला हुआ है। रेगुलरली रोजाना मार रहा है किसको, वाइल्ड लाइफ, रोजाना जीव जो वाइल्ड लाइफ क्रिएचर्स हैं जैसे वेल्स, टर्टल, जो कि उस वेस्ट को इंजेस्ट कर रहे हैं, उनको मार रहा है ये पॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा पॉल्यूशन, यानी कि एक इसके पहले एक सेंटेंस था जो बताया गया है, इसलिए ए पहला सेंटेंस तो बिल्कुल भी नहीं है, सेकंड सेंटेंस हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है। बी क्या दिया है, देखिए इन्वायरमेंटल ग्रुप्स have tagged the Philippines as one of the world's biggest ocean polluters due to its reliance on single-use plastic। Environmental group क्या बोली है, इन्वायरमेंटल ग्रुप फिलीपींस को टैग की है कि ये वर्ल्ड बिगेस्ट ओशन पॉल्यूटर है। फिलीपींस जो कंट्री है वो सबसे बड़ी पॉल्यूटर, सबसे बड़ी प्रदूषक है जो ओशन को पॉल्यूट कर रही है। ड्यू टू इट्स रिलायंस ऑन सिंगल, क्योंकि ये सबसे ज्यादा सिंगल यूज प्लास्टिक यूज करती है। ठीक है, एक टाइम जो प्लास्टिक यूज होता है उसको यूज कर रही है। तो ये फ्री स्टेटमेंट है, देखिए इन्वायरमेंटल ग्रुप टैग कर रही है फिलीपींस को, ये एक फ्री स्टेटमेंट है। इसके पहले कोई सेंटेंस नहीं हो सकता है, या हो भी सकता है, लेकिन ये पहला सेंटेंस हो सकता है। देखिए हो सकता है ना, क्योंकि ये एक फैक्ट बता रहा है कि इन्वायरमेंटल ग्रुप फिलीपींस को सबसे बड़ा पॉल्यूटर, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ओशन पॉल्यूटर मानती है, क्योंकि वो सिंगल यूज प्लास्टिक पे डिपेंड करता है। सी क्या है देखिए, तो बी हम मान लेते हैं पहला है, ये बाकी लेकिन ऑप्शन में देख लेते हैं। अभी तो पहला मान रहे हैं, लेकिन सी और डी में देख लेते हैं कहीं उससे रिलेटेड कुछ ना हो। सी क्या है, इन थाईलैंड ऑल्सो, ऑल्सो अब आगे देखिए जब इस तरह के वर्ड आए, ऑल्सो, दैट, हाँ इस तरह कहे गए आए, या टू मतलब क्या, टी डबल ओ मतलब ये भी, ऑल्सो मतलब ये भी, ऑल्सो मतलब ये होता है ना, इन थाईलैंड ऑल्सो, थाईलैंड में भी, यानी इसके पहले भी एक वर्ड हो चुका है, हाँ वर्ड इसके पहले भी एक सेंटेंस है। तो सी तो पहला बिल्कुल नहीं होगा, अभी हम बी को ही मान के चल रहे हैं, पहला ए और सी पहला नहीं है। तो लेकिन इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं। इन थाईलैंड ऑल्सो अ व्हेल डाइड लास्ट ईयर आफ्टर स्वेलोइंग मोर देन 80 प्लास्टिक बैग। इन थाईलैंड में भी एक व्हेल लास्ट ईयर जो थी वो मर गई थी, 80 प्लास्टिक बैग को कंज्यूम कर ली थी, स्वेलो कर ली थी। स्वेलोइंग मतलब क्या होना है, अंदर निगल लेना। ठीक है, स्वेलो का मीनिंग याद है कि वोकैबुलरी भी आपका सही होगा, वोकैब भी सही होगा। वोकैब, स्वेलो मतलब होता है निगल लेना या किसी चीज को पचा लेना है, दबा लेना, अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से यूज होता है। तो सी भी पहला नहीं होगा। अब इन थाईलैंड ऑल्सो दिया है, यानी कि इसके पहले एक और कंट्री के बारे में बताया गया है, तो फिलीपींस के बारे में हम ए में बताए हैं, तो अगर बी पहला है तो ए दूसरा हो सकता है कि नहीं, सी तो दूसरा नहीं होगा क्योंकि उसके पहले एक और कंट्री का नाम है। हो सकता है, हो भी सकता है, ए या बी में, ए या सी में से कोई दूसरा है। डी देखिए, इन द लेटेस्ट केस, अभी लेटेस्ट केस हुआ है कि अ व्हेल विथ 40 किलो प्लास्टिक ट्रैश, एक व्हेल जो 40 किलो का प्लास्टिक ट्रैश था, जो कूड़ा था, वो अपने स्टमक से में उसके पाया गया, उसी से वो मर गई सैटरडे को दक्षिणी फिलीपींस में, इन सदर्न फिलीपींस, वेयर इट वाज स्ट्रैंडेड अ डे अर्लियर, जहां पे ये एक दिन पहले
बताया गया है कि जहां ये वर्ल्ड बिगेस्ट पोल्यूटर है। तो अब क्या होगा, ये कंक्लूडिंग सेंटेंस है, डी कंक्लूडिंग सेंटेंस है। तो पहला हमें मिल गया बी और लास्ट मिल गया डी, क्योंकि ये कंक्लूड कर रहा है कि अभी हाल ही में यानी कि 2-3 अभी सेंटेंस हम बता चुके हैं, अब हाल ही का उदाहरण दे रहे हैं ना कि अभी हाल ही में ऐसा ऐसा हुआ था। अब 2-3 सेंटेंस हम पहले बोल चुके हैं। पहला बताया है कि फिलीपींस बेस्ट सबसे बड़ा पोल्यूटर है। उसके बाद ए या सी में से कि ए या सी में से क्या होगा, कौन सा सेकंड होगा, ये देखना है बस हमें। डी मिल गया हमें कंक्लूडिंग सेंटेंस, बी और डी, बी पहला डी आखिरी हो गया, और ए या सी में से कोई दूसरा है। तो देखिए ए दूसरा हुआ है, ए क्यों दूसरा है, बिकॉज बी क्यों है पहला, बी थीम ऑफ द पैसेज इंट्रोड्यूस कर रहा है एनवायरमेंट टैगिंग ऑफ फिलीपींस। देखिए मैंने बोला था ना, दैट इज टैगिंग ऑफ फिलीपींस एज वन ऑफ द वर्ल्ड बिगेस्ट ओशन पोल्यूटर, क्योंकि एक फिलीपींस का एक फैक्ट बता रहा है कि फिलीपींस जो है वर्ल्ड का बिगेस्ट ओशन पोल्यूटर है, समुद्र प्रदूषक है जो ओशन को पोल्यूट कर रहा है। सेंटेंस ए परफेक्टली फॉलोज द सेंटेंस बी। अब देखिए ए जो क्या था, ए में क्या था, द सॉर्ट ऑफ पोल्यूशन विच इज ऑल्सो वाइड स्प्रेड इन अदर साउथ एशियन नेशन रेगुलरली किल्स वाइल्ड लाइफ लाइक वेस्ट एंड टर्टल दैट इंजेस्ट द वेस्ट। अब देखिए क्या फिलीपींस क्या था, फिलीपींस के बारे में बताया, फिर साउथ एशिया के बारे में बता रहा है, तो ये भी सही है, ठीक है, साउथ एशिया के बारे में। तो ए परफेक्टली फॉलो सेकंड बी को कर रहा है, ठीक है, बी को फॉलो कर रहा है, यानी बी के बाद वाला सेंटेंस कौन सा है, ए है। क्योंकि द आइडिया फर्दर ऑफ व्हाट इज द पॉल्यूशन क्रिएटेड बाय प्लास्टिक, पहला बताया है कि इन जो फिलीपींस है प्लास्टिक का, सिंगल यूज प्लास्टिक सबसे यूज करता है, इसलिए बिगेस्ट पॉल्यूटर है। अब प्लास्टिक का क्या क्या खतरे हैं वो बता रहा है ए, सेंटेंस ए बता रहा है कि इट टेक्स द idea further of what is the pollution created by plastic as mentioned in the first sentence. D C form mandatory pair, क्योंकि C जो है D और C जो है DC form mandatory pair because both of the sentence talk about the death of waste due to swallowing of plastic. Hence the rearranged order is B A D C and the correct answer is option B. देखिए B A D C है, हाँ देखिए D और C और D में कौन सा क्या है, कंक्लूडिंग है, ये देखना है। इन थाईलैंड ऑल्सो इन द लेटेस्ट केस। तो देखिए अब ये फिलीपींस की बात हो रही है, देखिए मैंने बोला डी कंक्लूडिंग है, देखिए यहाँ डी नहीं सी कंक्लूडिंग हो गया, क्योर कंक्लूडिंग हो गया। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इन द लेटेस्ट केस अ व्हेल विद 40 किलो ऑफ प्लास्टिक, ये भी फिलीपींस से रिलेटेड है, यानी ये फिलीपींस का ही फॉलो करेगा, बी के बाद ए के बाद डी फॉलो करेगा, और कंक्लूडिंग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी फॉर दैट, सी इज द कंक्लूडिंग। Hence the rearranged order is B A D C and the correct answer is option B. Direction, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, select the most appropriate word to fill in the blank. Scientists at Cambridge University are dash how plants can give us sustainable energy. देखिए साइंटिस्ट और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी क्या बता रहे हैं, क्या कुछ किए, स्क्रूटनाइज किए, इन्वेस्टिगेट किए, इंस्पेक्ट किए, लुकिंग की या कुछ देखे हैं कि प्लांट्स हमें एक सस्टेनेबल एनर्जी देता है। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं आप लोग बताइए, स्क्रूटिनाइज करते हैं, इन्वेस्टिगेट करते हैं, इंस्पेक्ट करते हैं या देखते हैं, तो देखेंगे इन्वेस्टिगेट करते हैं हमेशा, ठीक है। दिस सेंटेंस इंप्लाइज दैट द साइंटिस्ट एट कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आर कैरिंग आउट द रिसर्च, रिसर्च करते हैं, रिसर्च में क्या किया जाता है, इन्वेस्टिगेट किया जाता है, carry out research or study into a subject or problem typically one in a scientific or academic field। देखिए इन्वेस्टिगेट में ना एक रिसर्च के, आप कोई चीज में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आप हर चीज का अनुसंधान करेंगे, रिसर्च करेंगे ना, तो इन्वेस्टिगेशन, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होगा। स्क्रूटिनाइज मतलब नहीं, स्क्रूटिनाइज मतलब होता है किसी चीज का देखते रहना, ऐसे इंस्पेक्शन करना, या स्क्रूटनी होता है ना, जैसे स्क्रूटिनाइज ये निरीक्षण टाइप का होता है, निरीक्षण और रिसर्च में अनुसंधान में अंतर है। इंस्पेक्शन मतलब भी निरीक्षण होता है, इंस्पेक्शन से इंस्पेक्टिंग बनाया, निरीक्षण नहीं करते हैं साइंटिस्ट, निरीक्षण नहीं, सिर्फ देखते नहीं है, सबको इंस्पेक्टिंग नहीं करते हैं वो, बल्कि इन्वेस्टिगेट करते हैं, उतरते हैं फील्ड में, इन्वेस्टिगेट करते हैं। और लुकिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, साइंटिस्ट देखते नहीं है, ठीक है, साइंटिस्ट इन्वेस्टिगेट करते हैं, कामों को अपने हाथ में लेते हैं। हेंस ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 है, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड, कौन सा स्पेलिंग गलत है ये बताइए। कंपैरिजन लिखा है, सेकंड लिखा है कम्युनिकेशन,
डी सी लिखा कंपटीशन, गलत स्पेलिंग लिखा है कंपटीशन। देखिए सी इज द रॉन्ग राइट आंसर, मतलब सी सही है लेकिन गलत है, क्योंकि हमें गलत बताना है तो सी की स्पेलिंग गलत है। डी क्या है कंपेरेबल, तो सी इज द राइट आंसर, सी की स्पेलिंग गलत है। ऑप्शन सी है द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, इट्स करेक्ट स्पेलिंग कंपटीशन की स्पेलिंग क्या होती है, COMPETITION, ठीक है। वो क्या लिखा है ITION, अगर इस तरह की स्पेलिंग लिखी होती है कंपटीशन तो ये कंपाइटिशन हो जाएगा। हमेशा जब ऐसे आई के बाद टी के बाद ITI लग जाता है तो जो पहला वाला आई है वो आई का काम करता है, कंपाई, ठीक है, वाई का काम करता है वो, तो कंपटीशन लिखना है, इसलिए कंपटीशन मतलब होता है COMPETITION। कंपटीशन का क्या होता है, एक्टिविटी और कंडीशन ऑफ स्ट्राइविंग टू गेन और विन समथिंग बाय डिफीटिंग और एस्टेब्लिशिंग ए सुपीरियरिटी ओवर, किसी प्रतियोगिता में भाग लेना या कुछ भी, कंपटीशन ये होता है ना, प्रतियोगिता। कंपैरिजन सही है, तुलना, कम्युनिकेशन मतलब क्या होता है, कम्युनिकेट करना, कंपैरेबल कंपैरिजन से ही बना हुआ है, तुलनात्मक, तुलना और कम्युनिकेशन, तो सी इज द राइट आंसर, सी की स्पेलिंग गलत लिखी है। क्वेश्चन नंबर 9 है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, if no substitute is required select no improvement। I look for a better job, के लिखा है I look for a better job for the last 2 months but nothing is in sight। मैं एक बढ़िया जॉब की तलाश में था पिछले 2 महीने से पर कुछ भी अच्छा नहीं दिखा। तो क्या इसको क्या करना है, इसको सही करना है, अगर इम्प्रूव नहीं है तो इसको इम्प्रूव करना है, ये गलत लिखा हुआ है या नहीं ये भी देखेंगे, डी क्योंकि नो इम्प्रूवमेंट भी ऑप्शन है। हैव लुक्ड, आई हैव लुक्ड फॉर अ बेटर जॉब, क्योंकि लास्ट 2 मंथ से देख रहा है, अभी देख ही रहा है, तो कंटिन्यूअस में है, तो कंटिन्यूअस में पिछले क्लास में हम बताए थे, पिछले 2 क्लास में कंटिन्यूअस जब भी होता है प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो हमेशा बीन आ जाता है, जरूर ही आएगा, ठीक है, क्योंकि वो अभी भी देख रहा है। हाँ, फॉर द लास्ट 2 मंथ्स, तो हैव बीन होगा। देखिए एक ही ऑप्शन में बीन है, तो सी, अगर आपको ये रूल पता है तो आप सीधे देखेंगे अरे 2 मंथ, लास्ट 2 मंथ्स, यानी हैव बीन, आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब फॉर द लास्ट 2 मंथ बट नथिंग इज इन साइट। द सेंटेंस शोज ए कंटिन्यूअस एक्टिविटी, देखिए जो मैंने समझाया सेंटेंस क्या बता रहा है, कंटिन्यूअस एक्टिविटी बता रहा है स्पीकर का कि एक चीज पास्ट में स्टार्ट हुई थी और अभी स्टिल कंटिन्यूस है। सो इन दिस सिचुएशन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज रिक्वायर्ड, तो यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस रिक्वायर्ड है जो कि ग्रामेटिकली करेक्ट होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है, इज अ वर्ब टेंस व्हिच इज यूज्ड टू शो दैट एक एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट, एक एक्शन स्टार्ट हो रहा है पास्ट में और कंटिन्यू हो रहा है प्रेजेंट में, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। यूजुअली एम्फसाइजेस ड्यूरेशन, ड्यूरेशन को एम्फसाइज करता है, ठीक है, और द अमाउंट ऑफ टाइम दैट एन एक्शन हैज बीन टेकिंग प्लेस, या अमाउंट ऑफ कितना टाइम तक कोई एक्शन को लगा है अपना उसको होने में, किसी भी एक्शन को होने में कितना टाइम लगा है। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो हैव बीन लगेगा, आई हैव बीन लुकिंग फॉर अ बेटर जॉब, ठीक है, तो सी इज द राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वाज बीइंग गार्डेड बाय गन टॉटिंग गार्ड्स। हाँ, इसको क्या करना है, करेक्ट एक्टिव फॉर्म में करना है। द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वर गार्डिंग, gun toting guards were guarding the main gate of the building, gun toting guards have been guarding the main gate of the building, या gun toting guards guarded the main gate of the building, क्या होगा, बी होगा, gun toting guards were, गार्ड्स है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, गार्ड्स दिया हुआ है, तो जब भी ये करेक्ट उस एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट होगा तो वो जो वर्ब है कौन सा लगेगा, प्लूरल का लगेगा ना, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब क्या है, वॉज नहीं लगेगा, वर लगेगा। गन टॉटिंग गार्ड्स, गार्ड्स हैं इसीलिए वर लगेगा, गार्डिंग सही है, द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग। तो आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट हु इज डूइंग एन एक्शन, कौन एक्शन कर रहा है, गार्ड कर रहा है। रीराइट द सेंटेंस ऑफ द सब्जेक्ट इज परफॉर्मिंग द एक्शन, देयरफॉर ऑप्शन बी करेक्टली प्रोवाइड्स द एक्टिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। बाकी क्यों नहीं होगा बताइए, द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग वर गार्डिंग, गन डॉटिंग, मेन गेट की बिल्डिंग है वो गार्डों को गार्ड कर रही है, बिल्डिंग गार्ड करती है गार्डों को, कि गार्ड जो है वो गार्डिंग करते हैं बिल्डिंग की, तो ये गलत है सीधा। सी क्या है, गन टॉटिंग गार्ड्स हैव बीन गार्डिंग द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, हैव बीन ये क्या बता रहा है, बीन का भी क्या बताया है कि
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ये इसमें ये भी गलत फिट नहीं बैठ रहा है, ये गलत है। गन टॉटिंग गार्ड्स हैव बीन गार्डिंग द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, नो, क्योंकि वो वॉज बीइंग गार्डेड है, वॉज बीइंग गार्डेड है, पास्ट टेंस में दिया हुआ है, तो प्रेजेंट में प्रेजेंट परफेक्ट नहीं हो जाएगा, कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस नहीं हो जाएगा, ठीक है, सी गलत है। तो डी क्या है, गन टॉटिंग गार्ड्स गार्डेड द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, गन टॉटिंग गार्ड्स गार्डेड द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, ये भी गलत है। यहाँ पे ये गलत है, ग्रामेटिकली गलत है ये। गन टॉटिंग गार्ड्स गार्डेड द मेन गेट ऑफ द बिल्डिंग, नो, गन टॉटिंग गार्ड्स वर होगा, गन टॉटिंग गार्ड्स वर गार्डिंग द गेट, गार्डेड ऐसे नहीं लगता, ये गलत है। इसका जो रूल है, रूल के हिसाब से चलेगा ना कोई भी चीज, तो बी भी सही दिया, वर लगेगा, वॉज का वर लगेगा, वॉज खा थोड़ी ना जाएंगे, वॉज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, पैसिव, जब भी एक्टिव फॉर्म में होगा तो वर, वॉज कहाँ हो जाएगा, वर में हो जाएगा, वॉज क्योंकि क्या दिया हुआ है, ये गार्ड्स दिया हुआ है, ठीक है, तो गार्ड, जब गार्ड सब्जेक्ट बनेगा तो गार्ड्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगा ना, तो वर हो जाएगा। डायरेक्शन क्या है क्वेश्चन 11 में, इन द सेंटेंस आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकली एरर, ग्रामेटिकली एरर बताना है। ड्यू टू द साइक्लोन इडाई vast area of land have been flooded, roads destroyed and communication disrupting in Zimbabwe and Mozambique. साइक्लोन इडाई के कारण से बहुत बड़ा एरिया ऑफ लैंड जो था, जमीन का बहुत बड़ा एरिया बाढ़ से क्या हो गया, बह गया, रोड्स डिस्ट्रॉय हो गया, कम्युनिकेशन डिस्टर्ब हो गया जिम्बाब्वे और मोजाम्बिक में, ठीक है, जिम्बाब्वे मोजाम्बिक दो कंट्री है अलग अलग। तो कौन सा यहाँ पे ग्रामेटिकल एरिया, वास्ट एरिया ऑफ लैंड हैव बीन फ्लडेड, रोड्स डिस्ट्रॉयड ड्यू टू द साइक्लोन इडाई एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बिंग, एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बिंग जो है वो गलत है, कम्युनिकेशन डिस्टर्बिंग क्या होता है, द फ्रैगमेंट एंड कम्युनिकेशन डिस्टर्बिंग इज नॉट मेंटेन पैरेललिज्म, देखिए कम्युनिकेशन और डिस्टर्बिंग ये क्या हो रहा है, अलग अलग हो जा रहा है, ये पैरेललिज्म नहीं फॉलो कर रहा है ऑफ द सेंटेंस। ऑल द वर्ड प्रेजेंट इन द सेंटेंस मस्ट एग्री विथ ईच अदर, सब जो भी सेंटेंस, जो वर्ड्स होते हैं सेंटेंस में, वर्ब्स जो होते हैं वो एक दूसरे से एग्री करने चाहिए, ये नहीं कि एक पास्ट में बोल रहा है तो एक प्रेजेंट में बोल रहा है, एक प्रेजेंट में बोल रहा है तो एक फ्यूचर में बोल रहा है, नहीं। डिसरप्टिंग मीन्स मस्ट बी रिप्लेस्ड विद डिसरप्टेड, हो चुका है ना, आ रहा है, वो हो गया, वहां पे खराब हो गया सिचुएशन साइक्लोन के कारण, तो डिसरप्टिंग क्या है, आईएनजी है, मतलब आईएनजी गलत है यहाँ पे, वहां क्या होगा, डिसरप्टेड होगा, ठीक है, डिस्ट्रॉयड है लिखा है, फ्लडेड लिखा है, तो कम्युनिकेशन क्या होगा, डिसरप्टेड होगा, ये फ्लडेड मतलब भर गया पूरा एरिया, डिस्ट्रॉयड मतलब बर्बाद हो चुका है, तो डिस्टर्बिंग नहीं, डिस्टर्प्टेड, कम्युनिकेशन डिस्टर्प्टेड, ठीक है, hence option D is the correct answer, and communication disrupting जो है वो गलत है, डिस्टर्प्टेड होगा। क्वेश्चन नंबर 12, select the most appropriate meaning of the given idiom, cost an arm and a leg। अब एक आर्म, देखिए इसका लिटरली मीनिंग क्या है, एक आर्म, एक बाह और एक पैर के कीमत पर, एक बाह और पैर की कीमत क्या होती है, बहुत बड़ी होती है ना, आपसे बोला आपका एक हाथ और पैर काट दिया जाए तो क्या है, बहुत बड़ी कीमत नहीं है, रेयरली अवेलेबल होगा, बहुत ही दुर्लभ, रेयरली अवेलेबल रहता कोई चीज नहीं, ये नहीं होगा। इजी टू ऑब्टेन, बहुत इजी टू ऑब्टेन है आपका एक हाथ और एक पैर, नहीं, इसका लिटरली मीनिंग भी देखेंगे तो भी समझ जाएंगे। नथिंग टू लूज, क्या आपके पास एक आर्म और एक लेग चला जाए तो आपके पास कुछ नहीं, कोई चीज आप नहीं खोएंगे, नहीं, ये गलत है। वेरी एक्सपेंसिव, यस, वेरी एक्सपेंसिव इज द राइट आंसर, बहुत ही बड़ा ये वो है, कॉस्ट हो जाएगा। द इडियम कॉस्ट, इडियम्स है, कॉस्ट एन आर्म एंड लेग मींस बी एक्सट्रीमली एक्सपेंसिव, द कोट हैड कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग, एक कोई कोट खरीदा, बहुत महंगा पड़ गया उसके लिए, ठीक है, हेंस ऑप्शन डी इज द करेक्ट। यही बोलते हैं कुछ लोग, अरे आईफोन इतना लॉन्च हो गया 11, वो तो एक किडनी बेचनी पड़ेगी, यानी बहुत ही एक्सपेंसिव है, उसको भी बोल सकते हैं, द आईफोन हैड कॉस्ट हिम एन आर्म एंड अ लेग, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 है, सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, गैरुलस, ये एसएससी में आया हुआ है, गैरुलस सारा ही आया हुआ है, गैरुलस बहुत आता है, ये गैरुलस मींस क्या होता है, सिनोनिम बताना, टॉकेटिव होता है, कंसाइज होता है, थ्रॉटी होता है, गटरल होता है। गैरुलस मींस होता है क्या, एक्सेसिवली टॉकेटिव, बहुत ही ज्यादा जो बातचीत करता है, स्पेशली ऑन ट्राइबल, बहुत ही छोटी मुद्दे पे बहुत ही लंबा खींचता रहता है बेमतलब का, ठीक है,
कोई भी बात हो गई छोटी सी, उसको बात किए जा रहा है। तो टॉकेटिव मतलब क्या होता है, फॉन्ड ऑफ गिवन टू टॉकिंग, तो टॉकेटिव इज द राइट आंसर। कॉन्साइज नहीं होगा क्योंकि वो लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन क्लियरली इन अ फ्यू वर्ड्स, जो बहुत ही कम वर्ड्स में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन दे दे। थ्रोटी नहीं होगा मतलब उधर डीप एंड हस्की, बहुत गहरे आवाज नहीं बोलता है, हाँ किसी की जो आवाज होती है उस तरह। गटरल क्या होता है, प्रोड्यूस इन द थ्रोट, जो स्पीच साउंड होती है गटरल, ये जो साउंड होती है हार्श साउंड, ये गटरल होती है। ऑप्शन ए इज द इसीलिए करेक्ट आंसर है टॉकेटिव। 14 क्या, इफ यू ज्वाइन दिस जॉब नाउ इट प्रूव्स टू बी गुड इन द लॉन्ग रन, अगर आप ये जॉब अभी ज्वाइन करते हैं तो ये भी बहुत अच्छा साबित होगा बड़े समय में, ज्यादा समय में, मतलब लॉन्ग रन में, आगे चल के। मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना है अंडरलाइन सेगमेंट का, क्या होगा, ये इंप्रूव होगा। इट हैज प्रूव टू बी गुड, इट प्रूव्स गुड, इट विल प्रूव टू बी गुड, आगे लॉन्ग रन में होगा यानी फ्यूचर में होगा। आपको अगर ये चीज होगा तो ये सही है कि गलत है, इट विल होगा, ठीक है, हमेशा बोले नहीं। अगर आप ये जॉब अभी ज्वाइन करते हैं तो ये आपके लिए लॉन्ग रन में अच्छा साबित होगा, तो लॉन्ग रन में अच्छा साबित होगा यानी फ्यूचर में अच्छा साबित होगा। तो इट प्रूव्स यहाँ पे क्या गलत है, इट प्रूव्स टू बी गुड नहीं, इट विल प्रूव टू बी गुड होगा। एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस अगर आप अभी ये काम करते हैं तो वो उसका इफेक्ट क्या होगा, इफेक्ट होगा बाद में, फ्यूचर में। इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट थिंग व्हिच माइट हैपन इन द फ्यूचर, हो सकता है ऐसा, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन डी विल जो इसमें है, इट विल प्रूव टू बी गुड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन 15, गेट आउट ऑफ हैंड, आउट ऑफ हैंड हो गई कोई चीज, आपके हाथ से निकल गई यानी कि क्या हो गई, आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, सिंपल है। गेट अपसेट मतलब परेशान होना, गिव अप समथिंग मतलब अपना, हाँ आप गिव अप कर देना सब चीज। टू कंप्लीट टास्क, कोई टास्क पूरा, कोई काम पूरा करना नहीं, ये भी नहीं होगा। सी इज द राइट, गेट आउट ऑफ कंट्रोल। गेट आउट ऑफ कंट्रोल मींस क्या होता है, इफ सिचुएशन गेट्स आउट ऑफ हैंड इट कैन नॉट बी कंट्रोल एनी लॉन्गर। एग्जांपल देखिए सेंटेंस में, टू मैन इन द क्लब हैड एन आर्गुमेंट दैट गॉट आउट ऑफ हैंड एंड द पुलिस वर कॉल्ड, हेंस ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। दो मैन जो थे वो क्लब में आर्गुमेंट हो गया, तो सिचुएशन जब आउट ऑफ हैंड हो गई, क्लब वालों थे, तो पुलिस को बुला लिया गया। सी ऑप्शन सही है। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और बताइए कैसा लगा आप लोगों को वीडियो। एंड और भी अगर आपको पेपर्स, हम तो लेके ही आ ही रहे हैं स्टेट के एग्जाम्स के, यूपी ट्रिपल एससी के और एसएससी के, और अब तो जब सीईटी वाला भी सिलेबस आएगा जो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी करा रही है, इंग्लिश उसमें जरूर रहेगा, तो उसका भी लेके आएंगे। ये कैसा लगा आप बताइए, आगे के पेपर सॉल्व कराऊंगा, और कौन से और अभी पेपर आप चाहते हैं सॉल्यूशन हो, या कौन से और टॉपिक डिस्कस हो, ये भी बताइए।